हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइस आर कीपिंग अप वेल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, आप अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हो साल भर में, या फिर कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो साल भर में, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। दूसरा सवाल, आप कितने सेविंग्स अकाउंट अपने बैंक में खोल सकते हो ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। और तीसरा सवाल, आप कितना एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप कितना अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट साल भर में कर सकते हो जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो ये वो 3 सवाल हैं जिनको हम बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पैसे की बात आती है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो और ताकि आपको फ्यूचर में आगे चलकर कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए और आपको इन डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ वो आपको टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल क्या था? वो ये था कि आप साल भर में कैश अपने अकाउंट में कितना जमा कर सकते हो या फिर कितना विड्रॉ कर सकते हो जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस कभी ना आए। तो ये सवाल का जवाब है, आप साल भर में मैक्सिमम कैश कितना जमा कर सकते हो या फिर कितना विड्रॉ कर सकते हो, वो है 10 लाख। अगर आप 10 लाख के अंदर कोई भी अमाउंट कैश में अपने सेविंग अकाउंट में साल भर में जमा करते हो या फिर विड्रॉ करते हो, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 10 लाख के ऊपर तक का कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा अगर अपने अकाउंट में कैश में जमा करते हो या कैश में निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तब बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने का। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है उसमें। लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या होता है? आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर से फॉर एग्जांपल आपने अपने आईटीआर में अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखाया है 25 लाख, एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, और आपने डिपॉजिट किया है कैश पूरे साल भर में 15 लाख, तो अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता भी है, आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी है जिसमें आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया हुआ है। आपने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम साल भर में 25 लाख है। तो अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता भी है, आपके पास सारा प्रूफ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने का, और तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात वहां आती है जहां पे इधर तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो और 10 लाख के ऊपर का पैसा आइदर जमा करते हो या फिर विड्रॉ करते हो साल भर में, या फिर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया हुआ है कि आपका पूरा साल भर का इनकम पकड़ के चलते हैं 5 लाख है या 2.5 लाख है, और वहां पे आप 15 लाख तक का कैश डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो पूरे साल भर में, और जब आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तब फंसने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि जहां पे आपका इनकम 5 लाख आपने दिखाया हुआ है या 2.5 लाख दिखाया हुआ है, तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस जो
फंड आपने कैश में जमा करा है या विड्रॉ करा है, उसका सोर्स क्या है, तब सवाल जवाब बढ़ने लगेंगे और तब दिक्कत वाली बात आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए और आप सेफ रहना चाहते हो, तो 10 लाख तक का ही अमाउंट कैश में अपने सेविंग अकाउंट में आप जमा कर सकते हो पूरे साल भर में, या फिर पूरे साल भर में 10 लाख तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप वो लिमिट मेंटेन कर रहे हो तो आप पूरा सेफ हो। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में ये क्लियरली मेंशन है कि इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको अलाउ करता है पूरे साल भर में 10 लाख तक का कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए। आइदर आप उसको अपने अकाउंट में जमा कर सकते हो या फिर आप विड्रॉ कर सकते हो। और दोस्तों, ये नहीं है कि वो 10 लाख इकट्ठे ही जमा कर देने हैं अकाउंट में। अगर आप बारी बारी करके, से फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे साल भर में एक महीने में 50,000 डिपॉजिट कर दिया, फिर उसके कुछ महीने बाद 2 लाख, फिर उसके कुछ महीने बाद 5 लाख। अगर आपने बारी बारी करके कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉ किया है अपने सेविंग अकाउंट से, और उसका टोटल अमाउंट अगर 10 लाख होता है, अगर 10 लाख तक के अंदर का है, तब तो आप पूरा सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है उतने अमाउंट का कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके वो लिमिट अगर साल भर में 10 लाख से ऊपर जा रहा है, तब सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि तब दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, और एक पते की बात ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में ये स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर आप कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन कैश में आइदर पैसे जमा करते हो या फिर विड्रॉ करते हो, वो अगर 2 लाख से ऊपर है तब समस्या आ सकती है। तब आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है कि आपका सोर्स ऑफ फंड है क्या, आपने वो पैसे कहाँ से लाए हैं, कौन सा सोर्स है वो। तो जब भी आप कैश में ट्रांजैक्शन कीजिएगा, अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कीजिएगा या फिर विड्रॉ कीजिएगा, हमेशा मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर न जाए। अगर 2 लाख के अंदर तक का है तब आप पूरा सेफ हो। अगर 2 लाख से वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा पैसे कैश में डिपॉजिट कर रहे हो या फिर विड्रॉ कर रहे हो सिंगल ट्रांजैक्शन में, तब आपको इनकम टैक्स नोटिस आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन करो कैश में अपने सेविंग अकाउंट से, आइदर जब पैसे निकालो या फिर पैसे जमा करो, तो 2 लाख तक का पैसा ही जमा करो या फिर विड्रॉ करो। और दोस्तों, बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है कि मैं मैक्सिमम अमाउंट कितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकता हूँ। दोस्तों, उसमें आपकी मर्जी है, आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा या कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हो। आप 10 लाख रख सकते हो, 50 लाख रख सकते हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ तक का अमाउंट भी रख सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में। उसमें कोई मनाही नहीं है। बस इतना ही, आपको आपका सोर्स ऑफ फंड पता होना चाहिए, और आपका आईटीआर में इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप फाइल करते हो, तो वो सोर्स ऑफ फंड उसमें मेंशन होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आए या वो आपसे सवाल करें कि आपने जो इतना अमाउंट मेंटेन किया हुआ है, इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, तब आप क्या कर सको, अपना आईटीआर उनको दिखा सको। एज लॉन्ग एज आपका आईटीआर आपके साथ है और आपका सोर्स ऑफ फंड उसको सपोर्ट करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप फिर जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे पैसे कहाँ से आए हैं और मैं बाकायदा इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करके थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके हर साल अपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करता है,
मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक इंसान बहुत मेहनत करके 2 लाख रुपए जोड़ पाता है और हर साल वो 2 लाख सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो पहले साल उसने 2 लाख डिपॉजिट करा, दूसरे साल उसने 2 लाख डिपॉजिट करा, तीसरे साल उसने 2 लाख डिपॉजिट करा। तो ऐसे करके 10 साल में अगर वो हर साल 2 लाख डिपॉजिट करता है तो 10 साल में उसके कितने हो जाएंगे, 20 लाख। और अगर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट मिला के एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ के चलते हैं 22 लाख। तो क्या उसको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप देखो उस इंसान ने साल भर में सिर्फ 2 लाख ही कैश में डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में। पूरे साल भर का जो लिमिट है वो 10 लाख तक का है। और इस इंसान ने मेहनत करके अपना मेहनत का पैसा 2 लाख जो जमा किया है, पूरे साल में उसने 2 लाख ही जमा किए हैं। वो बात अलग है कि 10 साल में उसके 20 लाख हो गए हैं और इंटरेस्ट अगर आप जोड़ो तो वो 22 लाख हो गया है, लेकिन वो 10 साल के अंदर हुआ है। अगर आप उसका 1 साल का कैश में डिपॉजिट देखो तो 2 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहती थी कि अगर आप हर साल कुछ कुछ पैसे जोड़ के कुछ सालों में वो एक बहुत बड़ा रकम बन जाता है तो आप बिल्कुल सेफ हो। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि साल भर में वो लिमिट 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हो, कैश ट्रांजैक्शन करते हो एक साल में, तो आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड का प्रूफ होना चाहिए। आपके पास आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए जिसमें आपका सोर्स ऑफ फंड मेंशन होगा। तो अगर आपको नोटिस आता भी है तो आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और दोस्तों ये सवाल भी बहुत आता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम 2024 में हैं तो 2024 में अगर मान के चलते हैं किसी ने 15 लाख अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और फिर जब उसने 2025 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा तो उसको कोई नोटिस नहीं आया। तो वो बंदा खुश कि अरे मैंने तो साल भर में 10 लाख से ऊपर 15 लाख तक का कैश डिपॉजिट किया और मेरे को तो कोई नोटिस नहीं आया। इस गलतफहमी में कभी भी नहीं रहना दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो होते हैं उनके पास फुल अथॉरिटी होती है। वो 8 साल तक के पास उनके पास टाइम पीरियड होता है। वो 8 साल में कभी भी आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो अगर हम 2024 में हैं तो वो आपको 2032 तक, अगर हम 8 साल पकड़ के चलें तो यस 2032 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी रहती है, वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो अगर आपको 1-2 साल के अंदर नोटिस नहीं आता तो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि आप बच के आपको नोटिस नहीं आया। हो सकता है अगर आपने लिमिट क्रॉस करा है तो वो नोटिस आपको 2027 में आ जाए, 2028 में आ जाए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फुल अथॉरिटी है। वो 8 साल में कभी भी आपको नोटिस भेज सकते हैं। और दोस्तों बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि कहाँ ही इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या इतना वेला बैठा हुआ है कि हमें नोटिस भेजेगा। दोस्तों ये सवाल आप उनसे पूछो जिनके पास नोटिस आया हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड का सीजन चल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको रिफंड भेज रहे हैं, वहीं पे बहुत लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस भी आ रहे हैं जहां वो देख रहे हैं कि इंसान ने या बंदे ने कहीं लिमिट क्रॉस की हुई है तो वो उनको नोटिस भेज रहे हैं कि उनका सोर्स ऑफ फंड है क्या। और क्या आपको पता है दोस्तों इसकी पेनल्टी क्या है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा 5 लाख तक का अपना सोर्स ऑफ फंड बता ही नहीं पा रहा, उससे पता ही नहीं है और वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे नहीं पा रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को आफ्टर ही रिसीव्स द नोटिस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मिनिमम जो होता है वो 60% पेनल्टी होती है और मैक्सिमम वो 400% तक भी जा सकता है, यानी 60% से लेके 400% तक का पेनल्टी लग सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बंदे को नोटिस आया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उससे पूछ रहे हैं
कि ये 5 लाख का हिसाब दे दो भैया, कहाँ से लाए हो, कुछ भी इनकम टैक्स रिटर्न में भी नहीं दिखा रहा। और अगर हम 5 लाख तक का अमाउंट पकड़ के चलें तो 60% ऑफ 5 लाख, 60% ऑफ 5 लैक्स होता है 3 लाख, और 400% ऑफ 5 लाख होता है 20 लाख। तो उस बंदे को 3 लाख से 20 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो कितना पेनल्टी लगाता है, बेस्ड अपॉन प्रूफ, बेस्ड अपॉन जस्टिफिकेशन, बेस्ड अपॉन ऑल द पेपर वर्क। लेकिन फैक्ट यही है कि 60% से लेके 400% तक का पेनल्टी आप पे लग सकता है। तो इस बात को मजाक में ना लें, इस बात को सीरियसली कंसिडर करें। लिमिट में कैश ट्रांजैक्शन करें जब भी करें, और अगर लिमिट क्रॉस करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी है और उसमें प्रॉपरली आपने आपका सोर्स ऑफ फंड मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है कि आप कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। कोई मनाही नहीं है, आप जितने चाहे उतने सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। दोस्तों आजकल बहुत सारे बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट का ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसके चलते बहुत सारे लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के चक्कर में अपना बहुत सारा अकाउंट खोल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में। क्योंकि कोटक बोल दो या कोटक जैसे कई ऐसे बैंक हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट का आपको ऑप्शन देते हैं, जहां पे आपको कोई बैलेंस मेंटेन करके रखना नहीं पड़ता। तो इस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वहां पे एक अकाउंट, इस बैंक में एक अकाउंट, उस बैंक में एक अकाउंट। तो उसमें क्या कोई दिक्कत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से? दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप कितना अकाउंट खोल रहे हो। नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने अकाउंट खोल सकते हो। और दोस्तों, जहां पे हम मल्टीपल बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलने का अलग ही फायदा है। क्या क्या फायदे हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलने का? एक तो आपका अगर एक बैंक अकाउंट होता, आपका उस बैंक पर बहुत डिपेंडेंसी बढ़ जाता। वहीं पे अगर आपका अकाउंट अलग अलग बैंक में आपने कुछ अकाउंट खोल रखे हैं, तो आपका एक बैंक पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है। तो अगर एक बैंक में सर्वर डाउन है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपने दूसरे बैंक अकाउंट से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, आपको DICGC बेनिफिट मिल जाता है। DICGC बेनिफिट क्या होता है? आरबीआई ने ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर आपका बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आपने रखा हुआ होता है, तो कल को अगर वो बैंक डूब जाता है, कोलैप्स कर जाता है, बैंक में कुछ दिक्कत आ जाती है और बैंक को अपने सारे ब्रांचेस बंद करने पड़ते हैं, तो आरबीआई आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। तो इससे आपको क्या फायदा हो जाता है? अगर आपके अलग अलग बैंक अकाउंट है और एक अकाउंट में आपका 2 लाख है, दूसरे अकाउंट में आपका 50,000 है, तीसरे अकाउंट में आपका 1 लाख है, तो अगर कुछ बैंक का कभी भी, किसी भी बैंक का, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कभी भी होता है, तो आपका पैसा जो आपने कोई भी बैंक, अगर से फॉर एग्जांपल कोटक को आज अगर कुछ हो जाता है आगे जाकर, और अगर आपका कोटक में भी अकाउंट है, एक्सिस में भी है, SBI में भी है, ICICI में भी है, तो वो पैसा आपको फिर मिल जाएगा, जिससे आपका मॉनेटरी लॉस कम हो जाता है। और तीसरा क्या फायदा है? इट reduces द रिस्क ऑफ फ्रॉड। जो फ्रॉड का रिस्क होता है वो बेहद कंट्रोल हो जाता है अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट है और आपने डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस मेंटेन कर रखा है। यहाँ हमने बात की मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलने के फायदे का। अभी हम बात करते हैं डाउन साइड क्या है मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलने का। सबसे पहला तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हम बात करें कि अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है जहां आपको कोई मंथली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता, फिर भी डेबिट कार्ड के एनुअल फीस तो कटते ही हैं।
और वो बेकार का ही है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अगर आपका 5 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में अकाउंट है, अगर वो जीरो बैलेंस अकाउंट है भी, तो सालाना आपका डेबिट कार्ड के लिए एनुअल फीस तो कटता ही होगा। तो ये सबसे पहला डाउन साइड हो गया। दूसरा डाउन साइड क्या है, बहुत दिक्कत हो जाती है मेंटेन करने में, और उससे क्या होता है, कई सारे बैंक अकाउंट डोरमेंट भी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हो अपने लाइफ में कि आपको खबर ही नहीं होती, अरे मेरा उस बैंक में भी एक अकाउंट है। तो अगर किसी बंदे का एक अकाउंट है तो वो मेंटेन कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा 2 अकाउंट है फिर भी कर लेता है, लेकिन वहीं पे अगर किसी बंदे के पास 3, 4 या 5 बैंक अकाउंट्स है तो ट्रस्ट में बहुत दिक्कत हो जाती है उन अकाउंट्स को ट्रैक करने में, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया। और बहुत सारे केसेस में तो बहुत लोगों के अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, फिर आपको बैंक जाना पड़ता है उन अकाउंट्स को एक्टिव कराने के लिए। और तीसरा डाउनसाइड क्या है, आपका अपने खर्चे पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, आप खर्चा करते जाते हो, क्योंकि अगर आपका डिफरेंट बैंक अकाउंट में आपने पैसा जमा कर रखा है तो कभी उस अकाउंट से खर्चा कर लिया, कभी उस अकाउंट से, कभी इस अकाउंट से, तो पैसे खर्चे होते जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं रहता, ट्रैक भी आप कर नहीं सकते। तो ये हो गया तीसरा डाउनसाइड मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होने का। दोस्तों अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या था, फिक्स डिपॉजिट के बारे में। आप कितना फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो और कितने अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हो जिससे आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आए। दोस्तों आप चाहो तो कितना भी एफडी कर सकते हो, नंबर ऑफ एफडीज में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कितने अमाउंट का एफडी कर रहे हो वो जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए तो साल भर में आप मेक श्योर करो कि आप 10 लाख तक की एफडी ही करा रहे हो, 10 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो। अगर आप 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर रहे हो, 10 लाख से ऊपर की एफडी करा रहे हो, तो चांसेस बढ़ जाता है आपको इनकम टैक्स नोटिस आने का। और जहां हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपके चाहे कितने भी एफडी हो, एक एफडी हो, 2 एफडी हो, 3 एफडी हो, वो आपको इंटरेस्ट अर्न करके देता है, वहां से आपको ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर सपोज आपका एक एफडी है एक बैंक अकाउंट में और दूसरा एफडी है दूसरे बैंक अकाउंट में, तो अगर आपका सारे एफडीज को मिलाकर एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट आपका टीडीएस काट लेती है। और क्या कैलकुलेशन है टीडीएस काटने का, 10%। तो जितना भी आपका ब्याज आ रहा है, सपोज 15,000 आ रहा है सारे एफडी से एक साल में, तो अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा है और यहाँ पे है क्योंकि आपको 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% के हिसाब से सरकार आपका टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेगी। लेकिन पते की बात यह है, वो टीडीएस आपको वापस मिल सकता है। कैसे, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वो टीडीएस आप रिफंड करवा सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते कि बैंक ने उनको कितना एफडी में इंटरेस्ट दिया, गवर्नमेंट ने कितना टीडीएस काटा। तो अब आपको पता चल गया है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें कि आपको आपके बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया एफडी पे और गवर्नमेंट ने वहां से टीडीएस काटा कि नहीं 10% के हिसाब से। अगर काटा है और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वो टीडीएस का पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे वो 3 सवाल जिनको हमने गहराई से डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि उनको भी पता हो उनके लिमिट्स क्या हैं, और अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर होना चाहिए अपना सोर्स ऑफ फंड दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मैं तो यही
चाहूंगी कि आप कभी भी कोई डिफिकल्टी का सामना ना करो, आपके पास कोई भी इनकम टैक्स नोटिस ना आए और आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज दीप्ति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देख के भरपूर फायदा उठा पाओ। तो तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्माइल मोर।